आज सुनिए शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास 14 फेरे का भाग 7। अहिल्या घर पहुंची तो बच्चियों सी हुमक कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। इतने दिनों से छूटे नंदी की माया ने उसे फिर खींच लिया। फूलदान कैसे सूख रहे थे। बड़े से टब में जो उसने कमल मंगवा कर लगाया था खूब खिलाया था, पर सीढ़ियों की चमकती रेलिंग धूल के अंबार से म्लान पड़ी थी। तस्वीरों के कांच पर मकड़ी के जाले, एक ओर से बरसाती की चिक शायद टूट कर नीचे लटक गई थी। उसे किसी ने बुरी तरह तोड़ मरोड़ कर एक कोने में ठूंस दिया था। आले में लाल गमछे में बंधा दरबान का नाश्तादान झूल रहा था और पास ही पड़ा था नोनी बाला का पानदान। छी छी, कैसी दुर्दशा हो गई थी उस घर की, जो छूने से भी मैला होता था। ए जय दीदी, नोनी बाला ने भागकर उसके पांव छुए। गृह स्वामिनी की अनुपस्थित में उसने कसकर स्वास्थ्य बनाया था। दोनों काले गाल फूल कर कुप्पा बन गए थे। नग्न काली काली गोल भुजाएं काले कोबरा की चिकनी पीठ सी चमक रही थी। क्यों ननी, पापा कहाँ हैं? अधैर्य से अहिल्या का स्वर और भी रूखा हो गया। साहब तो सहारनपुर गए हैं दीदी, आज भिनसारे लौटने की बात थी, अब शायद मेल से लौटेंगे। बाप रे बाप, कैसी सूख गई है हमारी दीदी। आइए आपका कमरा खोल दूं, सुबह से ही साफ कर दिया था मैंने। नोनी बाला अपनी स्वामी भक्ति का खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शन कर रही थी। कोई तार तो नहीं आया ननी? देख तो पापा की ट्रे में जो तार हूं सब ले आना। अहिल्या ने देखा, कमरा झाड़ झूड़ नोनी ने खूब चमका रखा था। मेज पर मल्लिका की तस्वीर पर दृष्टि पड़ते ही उसके घर लौटने का समस्त उत्साह अचानक ठंडा पड़ गया। तस्वीर को उठाकर उसने अलमारी के ऊपर फेंक दिया। नोनी बाला ट्रे में बहुत से तारों की गड्डी लेकर आई। कर्नल के व्यवसाय संबंधी तारों का पुलिंदा नित्य ही तगड़ा आता था, पर अहिल्या को धरणीधर के तार आने की आशा थी। कहीं ऐसा न हो बेचारे अनजाने शहर में आकर भटकते रहें। एक तार उनके नाम का निकल आया। धरणीधर का ही था। बसंती के साथ मेल से पहुंच रहा हूं, बसंती भी आ रही है। ओह, कैसा आनंद आएगा। अहिल्या खिल गई। अचानक उसे गौर मोहन काका का ध्यान आ गया। बेचारे वात की पीड़ा को भुलाकर भी उसे स्टेशन लेने पहुंचे थे और उन्हें घर आने की खुशी में एकदम ही भूल कर नीचे ही छोड़ आई थी। अरे ननी, भाग कर देख तो आ, काका बाबू अकेले नीचे क्या कर रहे हैं। उसने नोनी बाला को झकझोर दिया। मुखे आगून बूढ़ेर, बुड्ढे के मुंह में आग। नोनी मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। करेगा क्या, खूब चढ़ा रहा होगा। साहब की अलमारी की एक चाबी उसके पास भी तो रखता है। नोनी नीचे गई तो देखा गौरमोहन बाबू की गाड़ी नहीं थी। अहिल्या को घर तक पहुंचाकर वे चले गए थे। अहिल्या नहा धोकर कर्नल के कमरे में गई। पिता का सिगार का धुआं और शराब की मादक सुगंध पूरे कमरे में बस सी गई थी। 3 दिन से कर्नल कमरे में अनुपस्थित थे, पर फिर भी लग रहा था अभी अभी कोई उठकर गया है। दीवार पर मल्लिका की आदमकद तस्वीर लगी थी, जिसे चाहने पर भी अहिल्या अलमारी के ऊपर नहीं फेंक सकती थी। जिस साड़ी को पहनकर माशी ने तस्वीर खिंचाई थी, उसका रंग भी अब तक अहिल्या को याद है। हल्के बादामी अंडी रेशम की साड़ी में माशी ने जयपुर से चमकीली मिट्टी के सितारे लगवाए थे। जयपुरी बूटीदार जूतियां मखमली पायदान पर धरे मल्लिका तस्वीर में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हाथों में मोटे मोटे 2 घुंघरू लगे खड़े थे। ब्लाउज की बाहों में उन दोनों के फैशन से मेल खाते झालरों के लटकन थे, जिनमें लगे छोटे छोटे मोती एक तस्वीर में स्पष्ट उतर आए थे। एक हाथ में बंधी घड़ी को एक घुटने पर धरकर मल्लिका ने उसका विशेष प्रयत्न से प्रदर्शन किया था। एक बार मल्लिका के जाने के कुछ ही दिन पश्चात कमरे की धूल झाड़ने वो तस्वीर घर के नौकर बहादुर से नीचे गिर गई थी। पापा मारे क्रोध के बौरा गए थे। अहिल्या न होती तो शायद उस पर हाथ भी छोड़ बैठते। और आज जो अहिल्या उस असली तस्वीर को जमीन पर गिरकर चूर चूर होते देख आई है, पापा से कैसे कहे। पापा की 2-3 कमीजें उल्टी सीधी खूंटियों पर टंगी थी। अहिल्या ने उतार कर तहा दी। सिगार का डिब्बा खुला था। एक एस्ट्रे में न जाने कब से सिगारों का धुंसा शेष पड़ा हुआ था। सब साफ सूफ कर अहिल्या ने कमरा बंद कर दिया। धरणीधर और बसंती के लिए उसने अपना कमरा खाली कर दिया। वही सबसे हवादार और उजला कमरा था। वो पापा के कमरे की जाफरी में सो जाएगी। संध्या होने तक उसने पूरा घर सुव्यवस्थित कर दिया था। कर्नल के आने में 3 घंटे बाकी थे। तब तक क्यों ना वो अपनी मित्र मंडली से मिलाए। दौलत और अमिता तो उसे अचानक देखकर हक्की बक्की रह जाएंगी। अमिता को फ़ोन करने पर पता चला कि वो कहीं बाहर गई हुई है। दौलत को फ़ोन करने के लिए उसने रिसीवर उठाया ही था कि देखा द्वार पर रैक्सी खड़ा है। उस विदेशी युवक का मोहक व्यक्तित्व वास्तव में दर्शनीय था। किसी हैंडलूम के छापे की लाल पीली बचकानी टी शर्ट के खुले बटनों के बीच उसकी भूरी टैंड छाती झांक रही थी।
नीली आंखों को टिमटिमाता हुआ अपनी बच्चे की सी निर्दोष हंसी हंसकर हाथ अहिल्या की ओर बढ़ाकर स्वयं बढ़ाया। हेलो स्वीट हार्ट, देखो जैसे ही पता लगा कि तुम आई हो मैं भागता हुआ आया। धन्यवाद रैक्सी, पर दौलत को कहाँ छोड़ आए? बिना दौलत के रैक्सी से अकेले में बात करने में अहिल्या को जो हिचक हो रही थी उसका एक कारण था। रैक्सी की निर्दोष आंखों की मुग्ध चावनी उतनी निर्दोष नहीं थी। अभी भी अहिल्या के प्रति अपने अनोखे लगाव को भूल नहीं पाया था। तुम उत्तर जाओ चाहे दक्षिण, वो हंसकर बोला, तुम्हारा सौंदर्य किसी भी ट्रॉपिकल जलवायु से हार मानने का नहीं। देख रहा हूँ दक्षिण की जलवायु तुम्हें माफिक आ गई है। अहिल्या ने बात पलटने को फिर दौलत का प्रसंग छेड़ दिया, जैसे वो उसे बार बार दौलत का नाम लेकर नई पत्नी के प्रति उसके कर्तव्य का ध्यान दिला रही हो। क्यों, दौलत को ऐसा क्या काम पड़ गया? रैक्सी ने माथा झुका लिया। उसकी मम्मी की हालत इधर बहुत खराब हो गई है। रूसी को लेकर वो पिछले हफ्ते ही चली गई। मैं भी जाने को था, पर जानती हो अहिल्या, बीमारी से मैं बहुत घबराता हूँ, और खासकर ऐसी बीमारी जिसमें बीमार तुम्हारी नज़रों के सामने ही बेबसी में मौत के नज़दीक खिंचा जा रहा है। कल मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं रैक्सी। मेरे ताऊ जी की लड़की है। तुम्हें पोर्ट्रेट के लिए उससे सुंदर मॉडल भारत भर में नहीं जुटेगा। तुम जो वर्जिन मेरी का एक चित्र बनाना चाह रहे थे, वैसा ही निर्दोष स्वर्गीय चेहरा है मेरी बहन का। तुमसे भी सुंदर। रैक्सी ने निर्लज्ज होकर अहिल्या का हाथ थाम लिया। वो एक झटका देकर दूर खड़ी हो गई। क्रोध से उसका शरीर थर थर कांपने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती रैक्सी? दौलत जैसी पत्नी पाकर भी तुम्हारा विदेशी स्वभाव नहीं बदला। दौलत से विवाह हुआ है तो मेरे पीछे, और यदि मुझसे विवाह किया होता तो शायद उसके पीछे भागते। तुम विदेशियों की यही बात मुझे जरा भी नहीं रुचती। और भी निर्लज्ज होकर रैक्सी ने सिगरेट का कश खींचा और धुआं अहिल्या के चेहरे की ओर फूंक दिया। अच्छा तुम ही बताओ अहिल्या, दूसरे की पत्नी किसे नहीं अच्छी लगती? मैं किसकी पत्नी हूँ? अहिल्या अभी खिड़की का पर्दा पकड़कर खड़ी थी। उसका स्वर खींच से तीखा हो गया। नहीं हो तो क्या हुआ, होने जा रही हो, इसी से तुम्हारा आकर्षण और बढ़ गया है। जानता हूँ कि फिर शायद कभी देखने को भी नहीं मिलोगी। किसकी पत्नी होने जा रही हूँ, क्या मैं सुन सकती हूँ? अवश्य अवश्य, तुम्हारे ही पापा ने दौलत को बताया था कि उन्होंने तुम्हारी सगाई कर दी है। पहाड़ का ही लड़का है, फॉरेन सर्विस में है। बाप चोटी के राजनीतिज्ञ हैं। तुमसे पूछने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। हमारे यहाँ की लड़की होती तो बाप को इसी बात पर झाड़ कर रख देती, पर तुम्हारे भारत में शायद लड़की की भावनाओं को अभी भी कोई मान्यता नहीं दी जाती। सोच रहा हूँ तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा। इस बार जंजीरों से जकड़ी हुई एक सुंदरी गुलामों के बाजार में बेची जा रही है। प्लीज शट अप रैक्सी। अहिल्या उस उद्दंड विदेशी युवक के गोरे गालों पर तमाचा धरने को व्याकुल हो उठी, पर उसी क्षण पर्दा खोलकर नन्ही बाला हाफती हाफती आ गई। दीदी साहब आ गए हैं, और साथ में एक और साहब हैं, आपको बुला रहे हैं। अहिल्या उठी और बिना रैक्सी से कुछ कहे सीढ़ियाँ उतरने लगी। पीछे पीछे रैक्सी भी उतरने लगा। अहिल्या का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। आंखें डबडबाई थीं और वो सामने खड़े कर्नल को पहले देख ही नहीं पाई। ये है मेरी बेटी अहिल्या। ये सर्वेश्वर है बेटी, बड़ा होनहार बेटा है कुमाऊं का। फॉरेन सर्विस में निकला है। सहारनपुर में मुझे मिला तो मैं खींच लाया। ये रैक्सी है, हमारे एक विदेशी अतिथि। अभी अभी इसने अहिल्या की एक सखी से विवाह किया है। अच्छा बेटी, अब बतलाओ कैसी रही तुम्हारी नौकरी? कर्नल ने एक मोटे कुशन को खींचकर पीठ से टेक लिया और दोनों पैर लंबे कर बड़ी आत्मीयता और स्नेह से सर्वेश्वर को पास बिठा लिया। रैक्सी खड़ा ही रहा। कर्नल ने उसे भी बैठने का इशारा किया तो वो हंसकर बोला, नहीं मैं चलूँगा पापा, एक मित्र ने आज डिनर पर बुलाया है। अच्छा अहिल्या, सो लॉन्ग। तुमने मुझे एक नए पोर्ट्रेट का वचन दिया है, वही जंजीर वाली, भूलना नहीं। वो फिर दुष्टता से मुस्कुराकर अपनी गोरी लाल हथेली हिलाता चला गया। अहिल्या कर्नल की पहेली समझ नहीं पा रही थी। कौन है ये सर्वेश्वर? अचानक पापा से इसका कहाँ परिचय हुआ, और भला कलकत्ता कैसे चला आया? कितना कुछ सोचा था उसने कि बसंती के आने पर खूब आनंद से दिन कटेंगे। धरणीधर जीजा के हास परिहास की रसवंती धारा उसके शुष्क बन गए हृदय को रस प्लावित कर देगी, और अचानक दाल भात में मूसरचंदी हजरत टपक पड़े। जाओ बेटी, जल्दी से चाय भिजवाओ। सर्वेश्वर मेरे कमरे में ही सोएगा। एक पलंग वहाँ लगवा देना। इसके पिता मेरे सहपाठी रह चुके हैं, और ये उनसे भी अधिक मेरा बेटा है। क्यों भाई, है ना सर्वेश्वर? अहिल्या ने देखा सर्वेश्वर बिना किसी संकोच के उसे ही घूरे जा रहा है। आपकी कृपा है, उसने कहा और अपनी पतली मूछें अकारण ही उमेटने लगा। अहिल्या चाय लगाने चली गई तो उसकी रुलाई फूट पड़ रही थी। किसे ले आए पापा? कहीं रैक्सी सच ही तो नहीं कह रहा था? एक बार इस लड़के का उल्लेख पापा ने अल्मोड़े में भी किया था। हो ना हो
ये 3-3 MP की पुत्रियों को नापसंद करने वाला वही व्यक्ति था जिसके पीछे पापा बुरी तरह लट्टू थे और जिसके पिता ने एक बार बसंती का रिश्ता भी बड़ी बेरुखी से फेर दिया था। अहिल्या ने चाय लगवाकर बड़ी रुखाई से बाहर भिजवा दी और स्वयं अमिता के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगी। देख लेगी वो पापा की इस तरह की ज्यादती को। क्या वो कोई भेड़ बकरी है कि जिधर चाहा हाँक दिया? अहिल्या, अरे भाई क्या कर रही हो बेटी, चाय बनाओ आकर। कर्नल का स्वर सुनकर वो फिर बौखला गई। जाए बिना मुक्ति नहीं मिलने की, ये सोचकर वो कुछ जोर जोर से ही द्वार भड़बड़ाती चाय बनाने पहुंची। क्षण भर में ही साड़ी बदल कर आने का सम्मान सर्वेश्वर ने अपने लिए ही बटोर लिया। अभी अभी तो गुलाबी साड़ी पहनकर आई थी और अभी अभी एकदम रेशमी साड़ी। अहिल्या ने भी देख लिया कि सर्वेश्वर कभी दोनों घुटने पास पास लाकर बजा रहा था, कभी कंधे उचकाकर टाई का नॉट ठीक कर रहा था। उसकी चौरस उंगलियों में से एक में बड़ा सा पुखराज था, दूसरी में गोमेद, जिन्हें वो बार बार मोड़ता मरोड़ता हृदय की उत्तेजना को व्यक्त कर रहा था। लग रहा था कुछ कहने को, अपनी प्रतिभा, अपनी कुशल डिप्लोमेट की शिक्षा को सोने की तश्तरी में अपने हृदय के साथ भेंट करने को अधीर हो रहा है। चीनी कितनी लेंगे? अहिल्या ने नीची ही दृष्टि कर पूछा। 1 ही चम्मच दीजिए। वो प्याला लेने तपाक से बढ़ गया। मुझे चीनी बहुत कम लेने का अभ्यास है। असल में मैं बचपन से बाहर ही रहा हूँ और वहाँ हमारी एक गुजराती नौकरानी थी। वो मीठा खाने पर लगा देती थी घोर प्रतिबंध। फिर कम मीठा खाने की आदत अभी तक रह गई। कहकर वो अपने राजसी बचपन का झूठा आंशिक परिचय देकर परम संतुष्ट फिर अपनी पतली मूछें उमटने लगा। अहिल्या बड़ी रुखाई से उठ गई। पापा, मुझे जरा डॉली से मिलने जाना है। नन्ही को सब समझा गई हूँ, वो खाना बनवा लेगी। मुझे शायद डॉली खाना खिलाए बिना नहीं छोड़ेगी। कर्नल पहले कभी अहिल्या के स्वच्छंद जीवन पर शासन का अंकुश नहीं मारता था, पर आज उसे अतिथि की अवहेलना कर उसका चला जाना अखर गया। क्यों? क्या डॉली से कुछ खास काम है? न हो तो फोन पर बात कर लो। सर्वेश्वर आया है, थोड़ा उसे हमारा बाग दिखला लाओ। वो जो गौरमोहन ने दमिश्क के गुलाब की कटिंग लगा दी थी वो भी दिखा लाओ। सर्वेश्वर एकदम रेयर गुलाब है, इतना बड़ा कि समझो बंद गोभी का फूल। अच्छा। सर्वेश्वर कर्नल की हर बात में डूब जाने को तत्पर था। हमारे बाबूजी को भी गुलाब से बेहद प्रेम है। हमारे बाग के गुलाब की कटिंग दूर दूर तक जाती थी। साहब, मुझे खुद गुलाब बेहद पसंद हैं, इसलिए नहीं कि वो नेहरू जी का बटन होल पुष्प है। फिर वो अपनी सामान्य सी रसिकता पर स्वयं ही एक बनावटी हंसी हंसकर मूछें उमटने लगा। मूछें उमटना शायद उसे गुलाब के पुष्प से भी अधिक प्रिय था। बार बार उसका हाथ जाने अनजाने मूछों पर ही जाता था। सर्वेश्वर सुदर्शन नहीं तो बदशक्ल भी नहीं था। उसका चौरस काठी का शरीर खूब भरा भरा था। अंगुलियां किसी कलाकार की नहीं थीं, किंतु एक यथार्थवादी स्थिर चित्त पुरुष की थीं। पंजे की पकड़ एक बार मनचाही वस्तु को पाकर सहज में छोड़ने वाली वस्तु नहीं थी। आंखें छोटी पर बुद्धि की चमक से जुगनू सी चमकती रहती थीं। माथा चौड़ा था पर बालों के एक ऐसे प्राकृतिक व्यू से घिरा था कि देखने में उतना प्रभावशाली नहीं लग पाता था। नाक तीखी और सुडौल थी, पर होंठ इतने पतले थे कि उनकी सामान्य सी स्मित रेखा भी उनका अस्तित्व ही विलीन कर देती। उसका रंग कश्मीरियों सा सुर्ख था और दांत मोती से उजले थे, जिन्हें वो जानबूझकर ही बार बार अपनी निरर्थक हंसी के दर्पण में झलकाता रहता था। सर्वेश्वर स्वभाव का दंभी था और उसका अहंकार उसकी चाल ढाल हाव भाव में प्रतिक्षण प्रतिबिंबित हो रहा था। पिता के रक्तचाप का ध्यान रख अहिल्या उनका मन रखने को बैठ गई। थोड़ी देर में बाग देख लेंगे पापा। हाँ हाँ, अभी क्या ऐसी जल्दी है? सर्वेश्वर सतर्क होकर बैठ गया। अभी तो मैं कल भी यहीं हूँ, परसों मेल से जाऊँगा। क्यों? क्या परसों जाना जरूरी है? कर्नल ने बड़े स्नेह पगे स्वर में कहा। जब आए हो तो 2-3 दिन और बने रहते। गौरमोहन से कहकर तुम्हें आसाम की ओर शिकार को ले चलते, पर वो बेचारा खुद परेशान है। आधा कारोबार बेचारे का तेजपुर में था और आधा डिगबोई में। ओह आई सी, पर अब तो कोई भय नहीं है साहब। सर्वेश्वर बार बार कनखियों से अहिल्या की ओर देख रहा था, जैसे एक बार देखकर उसे मनचाही तृप्त नहीं हो पा रही थी। युद्ध तो बंद हो गया है, अब चीनी कुछ नहीं करेंगे। जितना करना था उतना कर चुके, अब क्या खाक करेंगे। अहिल्या का अभद्र खींचा स्वर सुनकर कर्नल का चेहरा भारी हो गया। क्या बात है बेटी, आज कुछ मूड खराब है क्या? स्नेह से उसकी पीठ थपथपा कर पूछा। नहीं पापा। अहिल्या अपनी क्षणिक उत्तेजना पर स्वयं लज्जित हो गई। धरणीधर जीजा का तार आया है पापा, कल बसंती को लेकर पहुंच रहे हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। तुम तो जानते होगे धरणीधर को, बड़ा सुशील दामाद मिला दद्दा को।
भगवान ने चाहा तो पहाड़ के डॉक्टर जोशी की तरह कुमाऊं का नाम रोशन करेगा। सुना, अभी से उसकी सर्जरी की बड़ी धाक है। जी मैं नहीं जानता, असल में पहाड़ में बहुत कम रहा हूँ, बचपन बाहर ही बीता है। फिर बाबूजी कश्मीर में पोस्टेड थे। सर्वेश्वर ने अपने अहम के भाले से अहिल्या को फिर कोंचने की चेष्टा की, पर वो निर्विकार स्थिर मुद्रा में बैठी रही। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखा दूं। मैं जब तक ऑफिस का काम निपटा लूं तुम मजे से हाथ मुंह धोकर आराम करो। सर्वेश्वर फौजी कायदे के साथ खड़ा हो गया और दोनों हाथ पीछे बांधकर 90 तुले कदमों से ऐसे चलने लगा जैसे किसी फौजी टुकड़ी का निरीक्षण कर रहा हो। अपनी दंभी दृष्टि से कर्नल के दीवान खाने के वैभव को नापता वो कभी पारखी कलामर्मज्ञ की भांति कर्नल की तस्वीरों को रुक रुक कर बड़े ध्यान से देखता, कभी कर्नल की पारिमार्जित कलात्मक रुचि की प्रशंसा करता कहता, वाह अद्वितीय संकलन है आपका। मेरे पास भी कुछ मेवाड़ और बूंदी किशनगढ़ शैली के अप्राप्य चित्र हैं। बाबूजी को लिखूंगा कि आपको भेज दें। उसे अपने कमरे में छोड़कर कर्नल पुत्री के कमरे की ओर बढ़ गया। अहिल्या बेटी। अहिल्या पिता का कंठस्वर सुनकर उठी नहीं, अखबार पढ़ती रही। अहिल्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लग रहा था कर्नल का स्वर बहुत थका हुआ और कहीं दूर से आ रहा था। सर्वेश्वर के पिता को मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ लिख दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। तुम्हें मैंने ऐसी शिक्षा दी है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुम कभी नहीं करोगी। कुछ रुककर कर्नल अंग्रेजी में बोलने लगा। तुम्हें मैंने बतलाया नहीं बेटी, मेरी आर्थिक अवस्था अब उतनी सुविधा की नहीं है। कितने ही उद्योगपतियों पर कीचड़ उछाली जा रही है। कब मैं भी उस चपेट में आ जाऊं कह नहीं सकता। मेरा क्या है, अकेला जीव हूँ, जिधर चाहूँ निकल जाऊंगा। पर तुम्हारा ध्यान आते ही मेरी नींद भूख प्यास भाग जाती है। कर्नल का कंठ स्वर थोड़ी देर तक रुंध गया। अहिल्या मेरी बच्ची। बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते वो चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, गौर मोहन मेरा सच्चा दोस्त है। कैसी भी विपत्ति पड़े वो मुझे उबार लेगा। पर मैं चाहता हूँ कि किसी भी विपत्ति के आने से पहले मैं तुम्हें किसी योग्य पात्र के हाथ में सौंप दूँ, और सर्वेश्वर से अधिक योग्य लड़का मुझे कभी मिल नहीं सकता। उसका पिता शिरोमणि तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा। भगवान ने चाहा तो 2-3 वर्ष में ही वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा योग और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फिर एक बात और है बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह अपने ही समाज में हो, और हमारे समाज में सर्वेश्वर ही सबसे जगमगाता रत्न है। कुछ ही दिनों में वो फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर पहुँच जाएगा। तुम्हें तुम्हारी वे सब सुविधाएं मिलती रहेंगी जिनका तुम्हें अभ्यास है। मैं देख रहा था तुम सर्वेश्वर से बड़ी रुखाई से बोल रही थी। मुझे तुमसे बहुत आशा है बेटी। अहिल्या का गला भराया। पापा, क्या आप मुझसे एक बार पूछ नहीं सकते थे? वो कहना चाह रही थी, पर जब तक वो तटस्थ होकर कुछ कहने का साहस बटोर पाई, कर्नल एक बार और उसकी पीठ थपथपा कर चला गया था। रात को खाना लगाकर ननी बाला उसे बुलाने आई तो अहिल्या ने कहा, वो आज कमरे में ही खाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं दीदी मनी, आपके पैरों पड़ती हूँ, मेज पर ही चलिए। साहब ने मुझसे कहा है दीदी को बुला लो, वही मुर्ग काटेंगी। आप नहीं चलेंगी तो मुझ पर बिगड़ेंगे। अहिल्या बड़ी अनिच्छा से उठ गई। अच्छा दीदी, हंसती हंसती ननी बाला उसकी साड़ी की सिलवटें खींच खींच कर ठीक करती हुई बोली, बताइए तो, हमारे नए जमाई बाबू हैं ना? आहा, कैसा राजपुत्र का सा रूप रंग है। सुना बहुत बड़े अफसर हैं। अहिल्या ने उग्र दृश्य से उसकी ओर देखा और भड़बड़ा कर चली गई। बाप रे बाप, ननी बाला अपने आप बड़बड़ाने लगी। ऐसा दिमाग है, अब देखें राजकुमारी की ससुराल में कैसे निपटती है। रंग रूप है ना, इसी का गुमान है। बेचारी ननी का क्या कम है। वो साड़ी का आंचल गिराकर अहिल्या के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। मालकिन खाना खाकर देर से लौटेंगी, इसी से खाने के पहले ननी वाला नित्य जी भर श्रृंगार कर लेती थी। पहले उसने दीदी का पाउडर ब्लाउज के भीतर छिड़का, फिर एक अखबार का टुकड़ा फाड़कर खूब स्नो लेकर पुड़िया बनाकर आंचल की छोर में बांधा। चांदी की मूठ का ब्रश अपने सुचिक्कन काले केश पाश पर फेरा। यूडी कोलोन की शीशी उठाई, पर फिर न जाने क्या सोचकर रख दी। बाप रे बाप, ऐसी तेज खुशबू पाकर दीदी उसकी चोरी पकड़ लेंगी। वैसे उसका नवीनतम प्रेमी दरभंगा का बिरजू दरबान उसकी इसी विदेशी सुगंध से दासानुदास बन गया। क्यों नहीं ननी बाला, थोड़ा मेरे लिए भी ले आना एक दिन, उसने अनुनय भरे स्वर में याचना की थी। मर अभागे, तू क्या भरेगा भला उससे? ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना है। 15 रुपए की शीशी आती है। मछली से बसाते पोखर तालाब में नहाओ तब भी इसकी सुगंध नहीं जाती। पूछती है मैं क्या करूँगा? अरे अपनी मूछों में मलूंगा। उसने अपनी ऊपर को यत्न से मरोड़ी गई मूछों पर बड़े प्रेम से ताव दिया था।
हाय मैं मर गई, कहता है मैं मूंछों में मलूंगा, ही। ननी वाला प्रेमी की रसिकता पर हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। उस दिन वो शायद बिरजू का मूंछों पर यूडिकोलोन मलने का स्वप्न पूरा भी कर देती, पर न जाने कहाँ से यमदूत सा महाराज आ गया। यहाँ बैठी है पटरानी, अरे चौके में लोहिया बनाने को कहा था ना मैंने, छिनाल कहीं की। तेरी कीर्ति साहब के सामने खोल दूँ तो 1 मिनट नहीं टिकने पाएगी। जा जा, आया है बड़ा मुझे हटाने वाला, देख नहीं रहा है दीदी मनी का कमरा ठीक कर रही हूँ। मुँह के दीदे फूटे हैं, दिखे कहाँ से। वो जोर जोर से अहिल्या का लगा लगाया बिस्तर फिर से झटक झटक कर बिछाने लगी। कर्नल की विराट अट्टालिका असंख्य चरित्रहीन नौकर नौकरानियों का अड्डा बन गई थी। स्वामी के साथ मल्लिका जिस निर्लज्जता से आधी आधी रात घूम घाम कर उसी के कमरे में पड़ी रहती थी, उसी की आड़ में गृह के नौकर चाकर खूब मनमानी करते। उत्कोच का दरिया दिन रात बहता रहता। महाराज नौकर को खिलाकर मुंह बंद करता, नौकरानी घर की नौकरानी के इशारों पर नाचते। घर की भेदिन ननी बाला पर ही मल्लिका सबसे अधिक विश्वास करती थी। उसी ने उसकी सोने की लंका छार कर दी। अहिल्या 4 का सौदा मंगाती तो वो 2 अपनी गांठ में बांधती। कर्नल की अलमारी से खूब दामी दामी विदेशी शराब की बोतलें चुरा चुरा कर बाजार में बेचती। फिर भी उसके पाप का घड़ा छलछलाता ही रहता, फूटता नहीं। अहिल्या का बिस्तर लगाकर वो खाने के कमरे की ओर से मेज की बातें सुनने लगी। वो साहब लोग प्रायः अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, इसी से उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। ऊब कर उठकर भीतर चली गई। अहिल्या मेज पर पहुंची तो कर्नल और सर्वेश्वर उसका इंतजार कर रहे थे। कर्नल ने अपना वो डिनर सेट निकलवाया जिसे वो विशेष अवसर पर ही निकालता था। अहमद के बनाए मुर्ग की खुशबू से सर्वेश्वर के डिप्लोमेट नथने भी फड़क रहे थे। बड़ी बड़ी बताशे सी हल्की चपातियाँ एक धप धप करते सफ़ेद नैपकिन में लिपटी थी। दिलपसंद कबाब की बोटी बोटी फड़क रही थी। सीकची और कोफ्ते, कोरमा और बिरयानी से खुशबूदार धुआं धीमा धीमा उठकर झालरदार झाड़ फानूसों को चूम रहा था। लच्छेदार प्याज पर लाल सॉस की रेखा टेढ़ी मेढ़ी होकर प्रश्न का चिन्ह सी बन गई थी। अहमद, ये सूप लाजवाब बनाता है सर्वेश्वर। कई खानसामों ने इसके सामने घुटने टेक दिए, पर पट्टे ने अपना राज नहीं बताया। वाह! एक घूंट पीकर सर्वेश्वर ने सूप की महिमा के वर्णन के लिए उचित शब्द ढूंढने को आंखें मूंद लीं। बहुत बढ़िया है, सचमुच ऐसा जायकेदार सूप मैंने एक बार भी पिया है, याद नहीं पड़ता। जेब से रुमाल निकालकर उसने अपनी पतली मूंछों को ऐसे बचा बचा कर पोंछा जैसे वो पेंटिंग ब्रश से खींची गई ताजी रंग की रेखाएं हों। जरा भी हाथ हिला तो मिट जाएंगी। फिर अपने पिरामिड रुमाल की तहें जांघ पर रखकर उसने ठीक की। कनखियों से अहिल्या को देखा कि उसने उसका 17 रुपये का विदेशी रुमाल देखा या नहीं। फिर हल्के से खांस कर रुमाल जेब में धरकर एक प्लेट सामने खींच पैंट संभालता तनकर बैठ गया। सर्वेश्वर को गोश्त बहुत पसंद है, इसी से मैंने सब गोश्त की डिशेज ही बनवाई हैं। क्यों सर्वेश्वर, ठीक बना है भाई? क्या बात है साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं क्या छोड़ूं। सर्वेश्वर पहली बार झूठ नहीं बोल रहा था। सचमुच ही वो एक से एक बढ़िया चीज़ें देखकर हड़बड़ा गया था। उसके पिता गोश्त के शौकीन थे, पर बड़े से पहाड़ी पतीले में गोश्त को बिना मिर्च मसाले से एक प्रकार से आलू की सब्जी की भांति ही चढ़ा दिया जाता था। दूर से उसकी सनातनी अम्मा हल्दी धनिया पीस कर छोड़ देती। छूना तो दूर, कभी पतीले तल की आंच बुझ जाती तो फूंक भी नहीं मारती थी। जब जब गोश्त बनता अम्मा बड़बड़ा कर आसमान सिर पर उठा लेती थीं और बार बार उनकी तामसी प्रवृत्ति को कोसती रहती थीं। पहाड़ की ठंडक में गोश्त पकने पर भी कभी गल नहीं पाता था और अंत में गलने की आशा छोड़कर सर्वेश्वर पतीले का ढकना उतार 3-4 गर्म बोटियां उदरस्त कर लेता। उसके तीनों भाई बहन उसकी बदनीयत की शिकायतें गला फाड़ फाड़ कर करने लगते तो वो चट से अपने मुंह से बोटी का सामान्य सा छिचड़ा चिचोड़कर तीनों में बांट कर उनका मुंह बंद कर देता। सर्वेश्वर के पिता कचहरी में अर्जी नवीस थे। टूटी कमानी का चश्मा कान पर चढ़ाए वे पहाड़ी लाल भात के साथ अधकच्ची उड़द की दाल या पालक सरसों का हरा साग खाकर ही नित्य कचहरी जाते। सामान्य सी आय से उनके परिवार का चीनी चाय का ही खर्चा चल पाता। बचे खुचे समय में वो पूजा पाठ और दयालु यजमानों की कृपा का सहारा लेकर परिवार की गाड़ी किसी प्रकार ठेल लेते थे। लड़कों में सर्वेश्वर सबसे तेज था। बचपन से ही उसकी कुशाग्र बुद्धि से पिता को आशा बंधी थी।
फिर धीरे धीरे उनके दिन फिरने लगे। सर्वेश्वर के पिता शिरोमणि पंत खद्दर पहले से ही पहनते थे। 1942 में एक दो बार जेल भी हुआ है। ईश्वर कृपा से एक आध लाठी भी उनके सिर पर पड़ गई थी। उसी लाठी के घाव का सीजर के धान की भांति प्रदर्शन कर उन्होंने जनता जनार्दन को जीत लिया। आज़ादी मिली तो उन्हें बृहस्पति की दशा आ गई। उनके एक मित्र सहारनपुर में थे। चावल की एक बहुत सी बड़ी मिल में उन्होंने शिरोमणि को बुलाकर अकाउंटेंट रखवा दिया। 3-4 साल वहां रहकर ही शिरोमणि ऊब गए। स्वदेश की समृद्धि सुनकर एक बार वहीं जाकर भाग्य आजमाने को ललक उठे। वहां पहुंचे तो सिर का घाव फिर काम आ गया। सर्वेश्वर फॉरेन सर्विस में आया तो उनकी सौभाग्य मदिरा का प्याला लबालब छलक उठा, किंतु उसका नशा भी उन पर धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। प्रभुता के मद ने उनके पिछले दरिद्र जीवन पर विस्मृति का मोटा काला पर्दा डाल दिया था। उनकी फुअर सी पत्नी, जिसे कभी नाक पोंछने का भी शऊर नहीं था, कई महिला समितियों की प्रधान थीं। उनकी एकमात्र पुत्री का विवाह चीफ इंजीनियर के पुत्र से हो गया था। दोनों पुत्र जमालपुर में इंजीनियर बनकर निकलने ही वाले थे और तीनों बेटों के लिए उनके पूर्व परिचित यजमान प्रभुओं की अनेक अर्जियां आ चुकी थीं। किसी की पुत्री एमए कर चुकी थी, कोई अंग्रेजी कॉन्वेंट शिक्षिता थी, किसी के बाप के सेब के बगीचे थे, किसी की नैनीताल में 20 कोठियाँ थीं। पर शिरोमणि की आंखों में तो एक ही कन्या बसी थी और वो थी अहिल्या। वसंती के विवाह के दिन कन्यादान के कमरे में उसे देखकर उन्होंने मनी मन उसे बहू बनाकर लाने का संकल्प कर लिया था। एक दो बार कर्नल ने टाल दिया, पर जब लड़के को देखा तो उन्हें एक ही नज़र में पसंद आ गया। फिर सर्वेश्वर में पसंद न आए ऐसा कोई दुर्गुण भी नहीं था। एक दुर्गुण था तो वो यही कि उसके पिता का पिछला जीवन बहुत महिमामय नहीं था। पर संसार भूत भविष्य और वर्तमान में भविष्य और वर्तमान का ही लेखा रखता है। शिरोमणि का पलड़ा इन दोनों की दृष्टि में रखते हुए यथेष्ट रूप से भारी था। कर्नल पर जो आपत्तिकालीन बादल का टुकड़ा इधर मंडराने लगा था, उसे दूर करने में भी वे भावी समधि से बहुत कुछ आशा कर सकते थे। शिरोमणि का बड़े बड़े मंत्रियों से याराना था। कई परिचित उद्योगपतियों की गर्दन उसने अपने एहसान के गुरुतर बोझ से दबा रखी थी और उन्हीं दबी गर्दनों पर पांव रखते हुए धड़ल्ले से दिन पर दिन उन्नति के शिखर की ओर बढ़ते जा रहे थे। सर्वेश्वर को लड़की पसंद थी, ये उसके पिता ने लिखा था। बसंती के गौने के दिन हमारे सर्वेश्वर ने भी आपकी गुणी कन्या को देखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे दी है। आशा है अब आप इस शुभ कार्य में विलंब नहीं करेंगे। कर्नल ने एक पल भी व्यर्थ के तर्क वितर्क में बर्बाद नहीं किया। उसी समय अर्जेंट तार कर स्वीकृति दे दी थी। सहारनपुर गए तो उन्हें अचानक सर्वेश्वर कहीं दिख गया। किसी मित्र के विवाह के जलसे में आया हुआ था। बड़ी विनम्रता से उसने कर्नल के पांव छुए तो उन्होंने गदगद होकर छाती से लगा लिया। यही नहीं, चलने लगे तो बड़े आग्रह से उसे भी अपने साथ लेते आए। अहिल्या की पसंद नापसंद का प्रश्न ही नहीं उठता था। एक बार टैक्सी का बहुत आना जाना कर्नल को कुछ अखरने लगा था, पर जब से उसकी शादी दौलत से हो गई कर्नल निश्चिंत हो गया था। अब अहिल्या के परिचित युवक मित्रों में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उन्हें किसी प्रकार की आशंका होती। रोनी ने पी पिलाकर अपनी हालत इतनी गिरा ली थी कि उसके पिता आकर उसे अपने साथ विदेश उठा ले गए थे। रूसी को अहिल्या पसंद कर ही नहीं सकती थी। समीर की सगाई डॉली से हो चुकी थी। सर्वेश्वर में अभी भी कुछ अवसरी खटका था। एक दो बार विदेश हुआ आने से उसके पिछले दिनों की हीन भावना भी समुद्र में बहकर धुल पहुँच गई थी। अब वो बड़े एक्सेंट से अंग्रेजी बोलता था और अपने विदेश के सिले सूटों में सीना तान कर चलता था। दूसरे दिन कर्नल उठा भी नहीं था कि अहिल्या कार लेकर बसंती धरणीधर को लेने चली गई थी। जब वो उठा तो उन्हें लेकर आ गई थी। नंदी के महिमा और वैभव को बसंती अपनी सरस भूली आंखों को फाड़ फाड़ कर देखती ही रही। बाप रे बाप, कितना बड़ा मकान है कक्का का। कैसे रहती हो तुम अकेली? उसने अहिल्या से पूछा। अकेली कहाँ है? धरणीधर ने बीच में ही टोक दिया। साली जियो हमारी छिपी रुस्तम है, अकेली न रहें, इसी से तो ढूंढ ढूंढ कर कक्का ने एक रत्न मंगवाया है। अहिल्या लाल पड़ गई। पर कैसा आश्चर्य, उस सरल व्यक्ति के परिहास की कड़ी चोट भी उसे कुछ नहीं कर पाती थी। सच अहिल्या? बसंती साड़ी संभालती सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थमक कर खड़ी हो गई। आए हैं क्या सर्वेश्वर? हाँ जी हाँ, कह जो रहा हूँ, तुम्हें पसंद नहीं किया तो क्या, तुम्हारी बहन को तो देखने से पहले ही पसंद कर लिया था। शायद कक्का का ये मकान पहले देख लिया होगा पट्टे ने। धरणीधर ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था, सर्वेश्वर स्वयं न जाने कहाँ से ड्रेसिंग गाउन डाले हंसता खड़ा हो गया। मकान तो मैंने नहीं देखा था, वो हंसते हंसते ही बोला, पर इन्हें अवश्य देख लिया था।
धरणीधर ने हतप्रभ होकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा, ये मेरी इकलौती साली हैं, इसी से इनसे मेरा इसी स्तर का हंसी मजाक चला करता है। आपसे बहुत पहले असल में मैंने इन्हें पसंद किया था, पर भाग्य हो तब ना। छी जीजाजी, आप क्या जरा भी नहीं बदले। अहिल्या का सकुचाकर छुई मुई सा झुक जाना सर्वेश्वर को मुक्त कर गया। हा 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 हंसता वो धरणीधर का हाथ पकड़कर ऐसे सीढ़ियों से ऊपर खींच लाया जैसे वो बहुत ही पुराना परिचित मित्र हो। बसंती सर्वेश्वर को पहले भी देख चुकी थी। जब उसकी सगाई की बातें उसके साथ चली थीं, वो किसी बहाने उसे देख आई थी। यही नहीं, चौड़े चौड़े कंधे और गोरे गोल मुंह वाले उस युवक ने उसे कुंवारी रातों के कई मीठे सपने दिखाए थे। उसकी उसी गोमेद की अंगूठी का रंग भी उसे कंठस्थ था। यही नहीं, जब उसकी अम्मा बरामदे में बैठकर जोर जोर से सर्वेश्वर के पिता शिरोमणि की धूर्तता का सस्वर पाठ करती कह रही थी, पसंद नहीं आई मेरी लड़की तो बात बना दी। अब देखूं किस लखपति की राजकन्या लाता है। लखपति की ही कन्या लाया आखिर। कर्नल के कमरे में उन्हें लेकर अहिल्या पहुंची तो उसे सहसा ध्यान आया कि पापा के कमरे में मल्लिका की आदमकद तस्वीर का क्या होगा। सरला बसंती क्या सोचेगी। पर पहुंचते उसने देखा दीवार खाली थी। दूरदर्शी कर्नल की भतीजी और धरणीधर का ध्यान आया या भावी जमाता का। उन्होंने तस्वीर उठाकर कहीं बंद कर दी थी। बसंती उनके पैर छूकर सकुचाकर अहिल्या के पास बैठ गई। इस बड़े से मकान की सजधज से डरी सहमी और बुरी तरह झेप रही थी। अभी अभी वो लखनऊ से अपनी ससुराल होकर आई थी। नैनीताल के श्वसुर गृह के मकान के बाद उसे कक्का की भव्य कोठी किसी राजा के महल सी लग रही थी। बड़ा अच्छा किया तुमने धरणीधर, बसंती को ले आए। इसी बहाने सर्वेश्वर से भी तुम्हारी भेंट हो गई। मुझे तो दुर्भाग्य से आज ही दोपहर को बम्बई फ्लाई करना पड़ रहा है। वहाँ एक बड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा है। जहाँ तक होगा परसों लौट आऊँगा। पर अहिल्या तो है ही, वो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। क्यों, है ना बेटी? सर्वेश्वर अपलक दृष्टि से उसे देख रहा था। एक ही रात में वो विलक्षण लड़की कैसे बदल गई थी। लगता था बड़ी आंखें तरल होकर और फैल गई हैं। चेहरे का चंपई रंग भोर की लुनाई में और भी खिल गया था। सामान्य सी तांत की डोरीदार साड़ी के आंचल को संभालती उसकी सुडौल बाहों की गोलाई सर्वेश्वर के गले में गहवर सा अटका रही थी। जी में आ रहा था कि अभी उसे कंधे पर उठाकर उड़ा ले चले। ये हाथ मेरे होंगे, वो सोच रहा था। ये गर्वीली गर्दन मोड़कर मैं अपनी छाती पर टिका लूँगा। इन रसीले अधरों का स्पर्श कितना मधुर होगा। लज्जा से कांपती उस अनुपम सुंदरी के साहचर्य की कल्पना भी कैसी मादक थी। पास ही बैठी रहे ऐसा वो मन ही मन मना रहा था। पर न जाने कैसे उसकी मनौती अहिल्या ने भांप ली। वो बसंती को खींचकर बोली, आप चलिए जीजाजी, आपका सामान कमरे में लगा दूं? मैंने चाय लगवाने के लिए कह दिया है। अपने ही कमरे में 2 पलंग बिछाकर अहिल्या ने खिड़कियों पर नए धुले पर्दे लगा दिए थे। कमरे की स्वच्छता ही उसकी एकमात्र सज्जा थी। खिड़की से कई गगनचुंबी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही थीं। ये मेरा कमरा है जीजाजी, आप लोग इसमें बड़े आराम से रहिएगा। साथ ही में गुसल खाना भी है और इस छोटे बरामदे में बड़ी प्यारी धूप सुबह ही सुबह आ जाती है। उसने एक द्वार खोला तो सचमुच एक छोटा सा लोहे के जंगलों से घिरा बरामदा निकल आया। धरणीधर सहसा दोनों हाथ जोड़ उसके सामने खड़ा हो गया। और जो करो साली जीव, चाय हमें कमरे में ही पिला देना। कहीं पीने में पहाड़ी अभ्यास से सुड़क सुड़क पी गया तो तुम्हारे फॉरेन सर्विस के भावी पतिदेव गोली से उड़ा देंगे। सुना बड़े कायदे कानून वाले आदमी हैं। दोहाई साली जीव। अहिल्या इस बार हंसी नहीं, उदास होकर उसने सिर झुका लिया। जीजा जी, आप चाहे कुछ भी करें, उस रिश्ते का जिक्र मत कीजिए। आपसे कसम खाकर कह रही हूँ, पापा ने मुझे कल तक इस विषय में कुछ भी नहीं बतलाया था। उसने भारी गले से कहा। कहिए क्या हो रहा है, कहता सर्वेश्वर बड़ी आत्मीयता से उनके बीच खड़ा हो गया। सकपका कर बसंती पति की ओर निकट खिसक कर बैठ गई और अहिल्या चाय ले आती हूँ कहकर बाहर चली गई। खा पीकर धरणीधर और सर्वेश्वर को लेकर कर्नल अपने ऑफिस चले गए। बसंती घूम घूम कर पूरे मकान की परिक्रमा कर थक कर लेटी थी। अहिल्या उसके पास बैठी उसके ससुराल की बातें सुन रही थी। कितना अंतर था पहले की बातों में। जिस सास की प्रशंसा करते करते बसंती नहीं थकती थी, उसका उल्लेख करते उसकी आंखें डगडगा आईं। अम्मा ठीक ही तो कहती थीं कि नई नई बहू से सास और ससुराल की प्रशंसा सुनकर कोई भी माँ आश्वस्त नहीं होती। नई गाय के 9 पूले घास, अम्मा कहा करती थी। वही हुआ अहिल्या। मैं नई ब्याह के आई तो सास जी ने पलंग से नीचे पैर भी नहीं धरने दिया, पर जब 2 महीने बाद ये मुझे लिवाने आए तो बरस पड़ी। असल में चाहती थी कि मैं उन्हीं के पास रहूं।
इन्हें भी तो खाने पीने की तकलीफ थी। मैं जिद करके आ भी नहीं पाती, वो तो इन्हें ही 2.5 घंटे की चढ़ गई। बड़ी ननद ने खूब कोरी कोरी सुनाई, अब के गई तो बोली भी नहीं। कुछ काम करने जाती मैं तो झटक कर कहती, रहने भी दो बोचियो, क्यों तकलीफ करती हो, तुम तो हमारी मेहमान हो। नैनीताल का सीजन देखने आई हो, जाओ फ्लैट घूमाओ, बैंड सुनाओ। क्या बताऊं अहिल्या, वहां रहती हूँ तो इन्हें गुस्सा आता है, इनके साथ चली आती हूँ तो फिर दिन रात ताने सुनने पड़ते हैं। उधर आमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, फिर दौरे पड़ने लगे थे। अम्मा अकेली जा नहीं पा रही थी, इसी से बाबूजी मुझे लेवाने आए, पर ससुराल वालों ने बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। खूब कोरी कोरी सुना दी कि जाइए अपने दामाद से ही पूछ आइए, हम कौन होते हैं भेजने वाले। आमा की तबीयत क्या ज़्यादा खराब है? अहिल्या जिस व्यक्ति की कुशल पूछना चाह रही थी, भोली बसंती समझ नहीं पाई। अरे हाँ, वही दौरे पागलपन के पड़ते हैं। कभी तेरा नाम लेकर चीखती पुकारती हैं कि बहू को लिवाने राजू क्यों नहीं आता, क्या झगड़ कर गई है। कभी नाना जी को पुकारती हैं। असल में अफीम अब नहीं जुटती ना, बस उसी के मारे बौरा जाती हैं। अब तो उन्हें भगवान मुक्ति दे देता तो अच्छा था, घर छोड़ने को मनसाती नहीं। अहिल्या अब नहीं रह सकी। क्यों, राजूदा वाली बात क्या है, उन्हें नहीं बताई? तूने कुछ लिखा था ना? पूछते ही वो स्वयं अपने गर्म गालों से दग्ध हो उठी। राजूदा अब कहाँ है? एक लंबी सांस खींचकर बसंती ने आंख फेरकर आंसू छिपाने की चेष्टा की। उसी प्रयास में उसकी गोरी नाक लाल हो उठी। अहिल्या जैसे उसके इसी उत्तर के लिए तैयार थी। कई दिन पूर्व उसके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उसकी अंतरात्मा ने दे दिया था। उसी दिन जिस घड़ी उसने डोरीन को अपनी बहन के लड़के के लिए फूट फूट कर रोते देखा था। चुशूल में राजूदा थे। जब भारी हमला हुआ, हम लोगों को खटका हो गया था, पर कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर मामा जी लखनऊ गए, वहाँ उनके साले एक मेजर जोशी हैं, उन्होंने खबर लगवाई। पता लगा जिस टुकड़ी के साथ राजूदा गए थे उसका एक भी जवान नहीं लौटा। फिर क्या करते? शस्त्र से मारे गए व्यक्ति की जो क्रिया होती है वही निपटा कर 13वीं कर दी। मुझे तो अभी भी नहीं लगता अहिल्या, ऐसा लगता है कभी भी द्वार खोलकर हंसते खड़े हो जाएंगे। वो आंख पोंछ ही रही थी कि धड़ीधर का कंठस्वर सुनाई दिया। अचकचा कर उसने आंख पोंछ ली और साड़ी ठीक कर बैठ गई। वाह ओ साली जी, कक्का जी का ऑफिस क्या व्हाइट हाउस से कुछ कम है? तुम्हारे श्रीमान तो वहीं अपने एक परिचित मित्र के यहाँ चले गए। सुना है कोई पर्वतीय सज्जन है, किसी बाहर की लड़की से ब्याह कर यहीं हिंदुस्तान मोटर्स में बहुत बड़े अफसर हैं। कह गए हैं रात का खाना खाकर ही लौटेंगे। बेचारे तुम्हें भी अपने मित्र के यहाँ ले जाने के लिए तड़प रहे थे, पर शायद फिर साहस नहीं हुआ। कक्का जी तो वहीं से चले गए। अब हमें इजाज़त हो तो हम भी अपना काम निपटा आए। कैसा काम जीजा जी? अभी अभी तो थक कर आए हैं, लेटिए। लेक व्यू की तरफ चलिएगा शाम को। पूछती हैं कैसा काम? आपने क्या सोचा है कि हम तफरी के लिए कलकत्ता आए हैं? राम भजो, ऐसा समय किसके पास है? मेरी छोटी बहन शन्नू की एक जगह बातचीत चल रही है, लड़का यहीं महेंद्र एंड महिंद्रा में है। बाप कहते हैं कि लड़का राजी है तो उसने आपत्ति नहीं है। ओह, तो आप लड़के को राजी करने आए हैं, पर वो क्या आपकी सूरत पर ही रीझ कर हामी भर देगा? मंद मंद मुस्कुराती अहिल्या उसे छेड़ कर उठ गई। नहीं हो सालीजू, सोचा था तुम्हें दिखाकर कह दूंगा यही मेरी बहन है। हाँ जी हाँ, मेरी बहन ऐसी मुफ्त की है कि जिसे चाह दिखा दिया। बसंती की पलकें अभी भी आंसुओं से गीली थीं, पर नरम दिल की भोली अलड़ किशोरी जितनी ही जल्दी रो पड़ती थी उतनी ही जल्दी वो हंसना भी जानती थी। संध्या को उन्हें लेकर अहिल्या बड़ी दूर दूर तक घूम आई थी। कलकत्ते की भड़कीली चड़कीली दुकानों से बसंती ने न जाने कितनी रंग बिरंगी लेस, टोकरियाँ, शंख की चूड़ी, नाक की लौंग और तांत की रंग बिरंगी साड़ियाँ, सीप के खिलौने खरीदती है। वो और भी न जाने क्या क्या खरीद लेती, पर अंधेरा होने लगा था और सर्वेश्वर घर लौटकर अकेला होगा ये बात धरणीधर के ही ध्यान में सबसे पहले आई। बेचारा घर का होने वाला दामाद है, कहीं तुनक गया तो खैर नहीं। चलो अब घर, इसी से तो पहाड़ में कहते हैं औरत को न दिखाए बाजार और मर्द को न दिखाए भंडार। तुम्हारी खरीद फरोख्त तो रात भर में भी पूरी नहीं होगी। सर्वेश्वर हमें कोस रहा होगा। घर पहुंचे तो सर्वेश्वर बरामदे में खड़ा था। बड़े अधिकार की प्रश्नपूर्ण दृष्टि से अहिल्या को देखकर उसने हंसने की चेष्टा की, पर ऐसी हंसी थी जिसके संवारने में उसे कुछ प्रयास करना पड़ा था। मन की भड़ास हंसी में ही घुल मिल गई थी। बड़ी देर की कहाँ गए थे? उसने अहिल्या की ओर देखकर धरणीधर से पूछा। उसके पूछने के ढंग से स्पष्ट लग रहा था कि वो धरणीधर को माध्यम बनाकर अहिल्या से कैफियत मांग रहा है। क्या वो नासमझ दंभी लड़की उसकी महत्ता का मूल्यांकन अब तक नहीं कर पाई? पंतों में सर्वश्रेष्ठ गुलकोत्र के पंत का पुत्र सर्वेश्वर
जो अब तक 13 लड़कियों को नापसंद कर चुका था, तिलमिला गया। अहिल्या बातें करना तो दूर, एक बार उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। फिर 1 घंटे से वो अकेला उस बरामदे में कटघरे में शेर की भांति चक्कर लगाता रहा था। इसी से उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया था। पर अहिल्या को मुद्रा में देखकर उसने अपने को संभाल लिया। जैसे भी हो, अपने क्रोधी स्वभाव को वश में करना ही होगा। कहीं बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। एक बार विवाह हो जाए फिर वो देख लेगा। बड़ी देर हो गई। धरणीधर ने बड़ी नरम आवाज में कहा, बसंती को कुछ चीजें खरीदनी थी, और फिर कलकत्ता ऐसा शहर है साहब कि एक बार घूमने निकलिए तो पैरों में चक्कर लग जाते हैं। अब 5 बजे हम गए थे, 9 बज गया है। जहाँ जाना था वहाँ जा ही नहीं पाए। अभी तो आप रहेंगे? सर्वेश्वर बार बार इधर उधर देख रहा था। जरा सा भी पर्दा हिलता या कहीं खटखुट होती तो चोर निगाह से देखने लगता। शायद अहिल्या आ रही हो। जी हाँ, परसों जाऊंगा, छुट्टियां हैं नहीं। फिर मुझे एक बार पहाड़ भी जाना है। आप क्या कल ही चले जाएंगे? और कहाँ रह पाऊंगा भाई, वो तो कर्नल साहब का विशेष आग्रह था, इसी से चला आया। नहीं तो मेरे एक विदेशी मित्र हैं। उसका ओछा स्वर जानबूझकर ही ऊंचा हो गया। बसंती और अहिल्या की बातों की स्पष्ट गुनगुन बगल के कमरे से आ रही थी। उन्हीं को सुनाने सर्वेश्वर जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहने लगा, अमेरिकन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। उनका बड़ा आग्रह था कि मैं उनके साथ दक्षिण यात्रा को जाऊं। कुछ दिन बनारस, फिर कलकत्ता, मदुराई आदि का प्रोग्राम बनाया था। पर एक बार विदेशियों के साथ पूरी छुट्टियां बर्बाद कर भुगत चुका हूं। कैसे? धरणीधर को उस ऊंचे व्यक्ति को बहकाने में बड़ा आनंद आ रहा था। यही मिस्टर निकोलसन थे, नई नई शादी हुई है, बोले भारत का इंटीरियर देखेंगे। मैं भी चला। कहते कभी पूर्णिमा में ताज देखेंगे। गर्मी के दिन थे, बोले पहले एकदम इंडियन स्टाइल में खड़े होकर मटर छोले खाएंगे, फिर देखा जाएगा ताज। साहब आए, मटर छोले खाए, फिर कहाँ देखते ताज। उसी दिन मेम साहब को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। अच्छा खासा हैजा ही समझिए। बड़ी मुश्किल से राम राम कर जान बची। फिर गई बनारस, बोली क्रिमेशन घाट की तस्वीर लेंगी। जब तक उनके संकलन में एकाध जलती चिताएं, कंकाल से भिखमंगे और ताज और सूंड हिलाते झूमते हाथियों की तस्वीरें नहीं होंगी, कौन विश्वास करेगा कि उन्होंने भारत देखा भी है। मर्ण करने का घाट पहुंचे, वहां एक मुर्दे की कपाल क्रिया देख ली और 3 दिन तक बेहोश रहीं। अब के उन्हीं का दक्षिण यात्रा का प्रोग्राम बन रहा था। वैसे तो पूरा आराम रहता फ्लाई करते, पर मैंने टाल दिया। खूब बिजी लाइफ रहती होगी आपकी। अरे भाई अहिल्या, बसंती, बाहर आओ। सर्वेश्वर कैसे बढ़िया किस्से सुना रहे हैं और आप दोनों को बातों से फुर्सत ही नहीं। धरणीधर उठकर दोनों को बाहर बुला लाया। सर्वेश्वर की लच्छेदार बातें सुनने में धरणीधर को बड़ा रस आ रहा था। तो फिलहाल तो आप दिल्ली में अकेले ही होंगे? हाँ, बस अकेला ही समझिए। एक मेरा खानसामा है शफीकुल बरी, एक मैं और एक मेरा कुत्ता नौबी। बड़ा जबर कुत्ता है साहब। वो फिर होंठ गर्व से फुलाकर अहिल्या को कनखियों से देखने लगा। बातें करने में उसकी छोटी बड़ी आंखों के पलड़े क्षण भर में ऐसी विचित्र फड़कन से फड़क उठते थे कि लगता था वो बार बार आंख मार रहा है। बस पूरे भारत में उस ब्रीड के 2 ही कुत्ते हैं। एक सुना महाराजा ओरछा के पास था, उसी का छोटा भाई है ये। अलेसेशियन और शेरनी का क्रॉस ब्रीड है। उसने फिर आंखें फड़फड़ाई और अहिल्या को देखा। वो सिर झुकाए बहुत मोटे से ऊन का एक बादामी स्वेटर बुन रही थी। बसंती बीच बीच में उसके उलझे ऊन को सुलझाती बड़े ध्यान से सर्वेश्वर की रोचक बातें सुन रही थी। अच्छा, तो पंत होकर आपने मुसलमान खानसामा रखा है। बड़े प्रगतिशील विचार के लगते हैं आप। अहिल्या, तुम्हें ससुराल में भी मायके की सारी सुविधाएं रहेंगी। आप जो भी कहिए साहब। सर्वेश्वर की आंख जोर जोर से फड़क रही थी। खाना बनाने की कला अगर जिंदा है तो इन्हीं खानसामाओं की पीढ़ियों में। जब हमारा शफीकुल बरी मुर्ग बनाएगा तो पहली रात उसे साफ कर बाहर ओस में रख देगा। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया, पूछ ही लिया मैंने, भाई रात भर बाहर क्यों लटका देते हो? वो हमारी बात पर मुस्कुराने लगा, बोला, गरीब परवर, शबनम से नहाए मुर्ग का मुर्ग मुसल्लम खाकर आप ये सवाल फिर नहीं पूछेंगे। और सच हमने खाया तो उसके हाथ चूम लिए। क्या मुर्ग था, बताशा था, जीभ पर रखा कि गल गया। बड़े साहस का काम किया साहब आपने। धरणीधर को प्रभावित करना कोई कठिन कार्य नहीं था, पर पंत होकर शूद्र नौकर और मुसलमान खानसामा रखने वाले उस साहसी युवक ने उसे सचमुच बुरी तरह प्रभावित कर दिया। इसमें साहस की कौन सी बात, हम तो अपना आराम देखते हैं। सर्वेश्वर के एक ही वाक्य ने उसके हृदय का ताला खोल दिया। उस स्वार्थी ओछे व्यक्ति का क्रूर स्वभाव उसी की बातों से स्पष्ट होता जा रहा था। जिसमें हमें आराम हो वही रुख अपनाते हैं।
क्षत्रिय नौकर अपनी औकात से बड़ी जल्दी बाहर निकल आता है। पहले माथे की टोपी उतारेगा, फिर पैंट पहनेगा, बातों में बुलबुल काढ़ेगा और फिर आएंगी सिनेमा के गाने की सस्ती किताबें और फिर समझिए गया हाथ से। अब ये लड़का हरीराम 4 साल से मेरे साथ है। ना उसे ऐसा कोई खास काम है। कमरा झाड़ने के लिए मेरे पास बिजली की मशीन है। खाना गैस के चूल्हे में बनता है। उबला अंग्रेजी खाना खाता हूँ। कपड़े धोने के लिए पिछले साल हूवर खरीद ली थी। कूलर है। एल्विन का फ्रिज मिस्टर निकोलसन ने मुझे मेरी वर्षगांठ पर दिया था। ओह, आप अपनी वर्षगांठ भी मनाते हैं? बड़े आश्चर्य से सरल धरणीधर ने पूछा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, पर मित्र सब विदेशी हैं। अब उन लोगों को तो आप जानते ही हैं, कुत्ते बिल्लियों की भी सालगिरह मनाई जाती है। हम नित्य उनकी पार्टियां उड़ाते हैं और उन्हें खिलाने का कोई अवसर ही नहीं आता है। एक दिन निकोलसन की पत्नी सोइरा ने स्वयं अवसर ढूंढ लिया। बोली, पंत, 4 साल से तुम्हें जानते हैं, तुम क्या किसी तारीख को पैदा ही नहीं हुए? हार मानकर बताना पड़ा। वही तिथि मनाते हैं। 10-5 विदेशी मित्र जुट जाते हैं। खूब हंसी मजाक में 1-2 घंटे लग जाते हैं। अहिल्या के ऊन का गोला चुभ गया था। दोनों घुटनों में ऊन की लच्छी फंसाकर वो अपने हाथों को गोल गोल घुमाती गोला बांध रही थी। सर्वेश्वर के जी में आ रहा था कि भागकर वो अपनी विदेशी मित्र मंडली को टेर कर उन्हें अपनी भावी चंपक पत्नी की अनोखी झलक दिखा दे। खाना लगवा दूं जीजा जी? 10 तो बजता है, अहिल्या ने पूछा। हाँ हाँ अवश्य। आप क्या सचमुच ही खा पी कर लौटे हैं? धरणीधर ने कर्नल की अनुपस्थित में अतिथि की अभ्यर्थना का भार स्वेच्छा से ही अपने ऊपर ले लिया था। चलिए, चलकर मेज पर बैठिए तो सही। पर यह आपका सरासर अन्याय है। मेहमान आप हमारे हैं और खाने गए बाहर। आप भी तो मेहमान को बड़ी बेरुखी से छोड़कर चले गए थे, कहकर बड़ी जोर से सर्वेश्वर हंसा। बड़े प्रेम से बुलाया था उन्होंने। वो फिर कहने लगा, हमारे ताऊ जी के साले का लड़का है, बड़ा सुशील लड़का। 4 साल विलायत रहकर लौटा, इकलौता बेटा। उस पर ताऊ जी के साले मुख्यमंत्री के पिए थे। बड़ी तगड़ी पहुंच के आदमी। एक से एक बढ़िया लड़कियों के रिश्ते आए, पर कंधे पर हाथ नहीं धरने देता था। ताऊ जी का माथा ठनक गया। वो मेरा मित्र था, इसी से मुझे भेजा कि देखाओ माजरा क्या है। 3 साल की बात है। आया तो देखा, हजरत जिनके पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं, उनकी एक बड़ी तेज तर्रार सुंदर सी लड़की इनके 6 रंग बिरंगे स्वेटर बुन चुकी है और 7वां बुन रही है। फिर क्या पूछता, ताऊ जी को आकर बतला दिया। उनके साले और हरिदत्त जी भागते भागते आए कलकत्ता, तो पता चला कि पेइंग गेस्ट को लेकर परिवार जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने पुरी गया है। पुरी गए तो पता लगा भुवनेश्वर गए हैं। भुवनेश्वर पहुंचे तो हक्का बक्का रह गए। बेटे ने बतलाया कि उसके विवाह को 7 महीने हो चुके हैं। आज वहीं उसी से मिलने गया था। अच्छा, तो क्या अब भी पेइंग गेस्ट ही हैं वो? नहीं, अब तो बड़ा बढ़िया फ्लैट ले लिया है। 1-2 साल की बड़ी प्यारी सी बच्ची है। अब तो सुना हरिदत्त जी 1 महीना रहकर गए हैं। संतान को माता पिता अंत में क्षमा कर ही देते हैं। अब क्षमादान दे चुके होंगे, तभी तो आकर रह गए हैं बेटे के साथ। और साहब, लड़की भी बड़ी सुशील है। मैंने तो उसका हाथ देखकर बहुत साल पहले कह दिया था कि वो जाति के बाहर विवाह करेगा। अरे, आप क्या हाथ देखना भी जानते हैं? अजी वाह, तब तो देखिए मेरा हाथ। और हाँ साहब, पहले ये बताइए कि मेरी हस्तरेखा मुझे कितने पुत्रों का पिता बनाती है। बैठे ही बैठे कुर्सी मोड़कर धरणीधर ने हाथ का गस्सा छोड़ दिया। देखूंगा देखूंगा, ऐसी क्या जल्दी है? हाथ देखना तो मेरी हॉबी है। इसी से तो निकोलसन मुझे इतना मानता है। वैसे कुंडली देखना भी मुझे अधिक पसंद है, पर हाथ की रेखाओं का जाल भी मेरे लिए दुरूह नहीं है। खाना निपटाकर मेज ही पर हाथ फैलाकर धरणीधर बैठ गया। उसकी चौड़ी हथेली को उठाकर सर्वेश्वर बड़े गौर से अध्ययन की मुद्रा में देखने लगा। अपनी डिप्लोमेसी की कुटिल चाल को और भी कुटिल बनाने के लिए उसने गीता के 1-2 अध्याय कंठस्थ कर लिए थे। राधा कृष्णन का भाषण होता तो वो कान लगाकर उनके द्वारा की गई गीता के श्लोकों की आवृत्ति के ढंग को बड़े मनोयोग से सुनता। और जब कभी विदेशी मित्रों की गोष्ठी होती, अपने सुमधुर स्वर में संस्कृत के श्लोकों की आवृत्ति कर पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व की धाग उन पर जमा देता। उसके विचार में विदेशी मित्रों को वश में करने के 3 गुरु मंत्र थे। संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान, योगाभ्यास का नियमित मनन पठन और वेद, उपनिषद और गीता के कुछ अंश कंठस्थ कर उनकी उचित आवृत्ति कर सकने की क्षमता। साथ ही ज्योतिष शास्त्र या फिर हस्तरेखा विज्ञान पर थोड़ा बहुत अधिकार। सर्वेश्वर बड़ी सूक्ष्म बुद्धि का युवक था। मोटे मोटे ग्रंथ कंठस्थ कर लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था।
बचपन से ही वो पिता को जन्म कुंडली के रहस्यमय कोणों की रचना में लीन देखता आया था। उसके पिता बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कुंडलियां बनाते थे। विवाह आदि की साम्य दशा देखनी हो या जन समय के ग्रह विचार, शिरोमणि पंथ की ही पुकार होती। इधर खद्दर की टोपी पहनने के पश्चात उन्होंने ये वृत्ति भुला दी थी, किंतु पुत्र को अपनी विद्या की गठरी सौंप कर वे निश्चिंत हो गए थे। शत्रु को अर्गला कवच से धराशायी करना, दुष्ट ग्रहों की उचित शांति, कई सिद्ध अनुभूत कवच, सब सर्वेश्वर को उन्होंने तोते की भांति रटा दिए थे। हस्तरेखा देखकर वो किसी भी हथेली के स्वामी के चरित्र को खुली पुस्तक की भांति पढ़ लेता था। बड़े से बड़े ओहदे पर स्थित अफसर, सेक्रेटरी, राजदूत, यहाँ तक कि मंत्री भी उसका ज्ञान देखकर दांतों तले अंगुली दबा चुके थे। एक बार एक बहुत बड़े मंत्री का हाथ देखकर उसने उनके जीवन का परम गोपनीय विभाग खोलकर दिखा दिया था और उनका चेहरा कागज की भांति सफेद पड़ते बहुत लोगों ने देख लिया था। धरणीधर का हाथ देखकर उसने पिछली हुई, होने वाली और हो रही ऐसी कई बातें बतला दी कि सकुचाकर बसंती ने अपनी हथेली बढ़ा दी। अब आपका हाथ क्या देखूं? पति और पत्नी के हाथ तो बंध ही जाते हैं, पर आपके पति की हाथ की रेखाएं उन्हें देश विदेश में प्रसिद्ध कर देंगी। 3 पुत्र होंगे, तीनों परम यशस्वी। भावी पुत्रों की भागवती माता ने लजाकर हाथ खींच लिया। अच्छा हो पंत जी, अब देखिए हमारी साली जी का हाथ। एक प्रकार से खींचकर अहिल्या की हथेली धरणीधर ने सर्वेश्वर के सामने फैला दी। अपने फौलादी बगनखे में उसका सुकोमल हाथ थामकर सर्वेश्वर बड़े मनोयोग से चुप गया। थोड़ी देर वो मूर्ति सा बना एक एक रेखा को देखता रहा। फिर धरणीधर को लगा कि उसका चेहरा सफेद पड़ रहा है। ललाट पर झलकती श्वेत की बूंदों को सरला बसंती ने भी देख लिया। क्यों चुप क्यों हो गए भाई? क्या क्या है हाथ में? अपना सौभाग्य जरा हमें भी तो बता दो। धरणीधर दोनों घुटनों की पालथी मारकर और निकट खिसक आया। बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के ठीक देख नहीं पा रहा हूं, कल उजाले में देखूंगा। जिस हाथ को बड़ी देर तक अपने हाथ में रखने की कामना थी, उसे बिना किसी ममता के ही अचकचा कर सर्वेश्वर ने छोड़ दिया। उसकी हंसी बड़ी खोखली और बनावटी लग रही थी। लग रहा था किसी मनहूस रेखा को देखकर वो बुरी तरह सहम गया है। अच्छी रेखा है, पर कल उजाले में देखेंगे, उसने कहा और उठ गया। अब चलें, सोया जाए, बहुत थक गया हूँ। धरणीधर ने उसे रोका नहीं। सर्वेश्वर चला गया तो हंसकर अहिल्या से बोला, साली जी, तुम्हारे हाथ की रेखाओं ने डरा दिया है हमारे जमाई बाबू को। ऐसा चौंके जैसे सांप रेंगता देख लिया हो। क्या पता वैधव्य योग देखा हो जीजाजी ने। अहिल्या ने पहली बार सर्वेश्वर को लेकर ताना कसा। छी अहिल्या, क्या बकती हो? उन्हीं से तेरी बात पक्की हो गई है। भावी पति के अनिष्ट की बात भी जीभ पर लाना बसंती की दृष्टि में महापाप था, पर तुम्हारे हाथ को देखकर तो उन्होंने तुम्हारे डूबने वाली घटना भी सही बता दी। अब तुम ही कहो अहिल्या। 3 साल पहले गोमती में डूबते डूबते बचे थे, सिवाय मेरे किसी को पता भी नहीं था। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं करेगी तारीफ। एक तो पुरानी ममता उमड़ रही होगी, फिर 5 मिनट में 3 परम यशस्वी पुत्रों की जननी बनाकर रख दिया। इसी को तो कहते हैं डिप्लोमेसी। सर्वेश्वर कब का उनकी गोष्ठी से उठकर चला गया था। दूसरे दिन सुबह से ही वो घूमने निकल गया। जब कर्नल लौटा तो पहले उसी की कुशल पूछी, फिर नाना उपहार निकालकर अहिल्या को सौंप दिए। घूमकर सर्वेश्वर लौटा तो कर्नल ने एक मखमली केस निकालकर खोला। लो भाई सर्वेश्वर, सोचा जाने से पहले तुम्हें बांध लिया जाए। मेरे एक गुजराती मित्र हैं, सरोत्तम दास भीमजी दास झवेरी। उन्होंने कल मंगवाई, देखो फिट आती है या नहीं। 7 हीरों की वर्तुलाकार पंक्ति झकझक दमक उठी। कुछ हिचक कर सर्वेश्वर खड़ा ही रह गया। अपने सौभाग्य का स्वेच्छा से वर्णन करने में उसे कुछ संकोच हो रहा था। लाओ दाहिना हाथ, श्री गणेशाय नमः कह जोर से हंसकर कर्नल ने उसकी अंगुली में अंगूठी पहना दी। दूसरी अंगुली का गोमेद हीरों की उपस्थिति में फीका पड़कर रह गया। पसंद आई? कर्नल ने बड़े प्रेम से उसका कंधा थाम कर अपने पास सटा लिया। जी हाँ धन्यवाद, बहुत सुंदर है, पर मेरे जन्म का स्टोन गोमेद है, हीरा जरा प्रतिष्ठा कर पहनना होगा। अरे देश विदेश घूमकर भी ऐसी बचकानी बातों में विश्वास करते हो? कर्नल ने आश्चर्य से कहा। जन्म का पत्थर या जन्म कुंडली के ग्रह सब बेकार की बातें हैं। अब इसी अहिल्या की कुंडली देखकर एक पहाड़ के पोंगा पंडित ने कहा था कि इसके विवाह के लिए मुझे बड़े कष्ट से लड़का मिलेगा। बैठे बिठाए मुझे तुम सा हीरा मिल गया। यही सत्य क्या इस बेमतलब के शास्त्र का खंडन नहीं करता? धरणीधर ने देखा, सर्वेश्वर का चेहरा एक बार फिर उतर गया, पर अपने को दूसरे क्षण संभाल कर वो खिसियाई सी हंसी हंसने लगा। आज क्या रुक नहीं सकते सर्वेश्वर?
सोच रहा था कुछ परिचित इष्ट मित्रों को बुलाकर एक छोटे से सहभोज का आयोजन कर लेता। इन्हें गिने पर्वतीय परिवार हैं कलकत्ते में। नहीं, आज मुझे जाना ही होगा। मौका लगा तो फिर आऊँगा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तो मुझे प्रायः ही आना जाना पड़ता है। अहिल्या बेटी, तुम सर्वेश्वर के साथ के लिए कुछ हैम सैंडविच बनाकर पैक कर दो। गाड़ी का समय हो रहा है, मैं भी स्टेशन चलूँगा। सर्वेश्वर को छोड़ने कर्नल पुत्री, भतीजी और धरणीधर को लेकर कार में बैठे। सर्वेश्वर को अपने पार्श्व की सीट में बिठाकर उन्होंने स्वयं कार चलाई। साथ में मिठाई की विभिन्न टोकरियां, फल आदि रखकर भी उन्हें जैसे संतोष नहीं हुआ। बुक स्टॉल से भागकर कुछ देशी विदेशी पत्रिकाएं भी खरीद लाए। भावी जमाता को हर प्रकार की सुविधा देकर विदा दी तो उनका गला भराया। इतना कम हमारे साथ रह पाए बेटा कि कुछ खातिर भी नहीं कर पाया। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने स्नेह से आपने मुझे रखा। सर्वेश्वर अपने दोनों हाथों से रेल के डिब्बे की दो लोहे की रेलिंग थामे खड़ा था। उसके हाथ की हीरे सर्च लाइट से चमक रहे थे। धरणीधर और बसंती की ओट में अपने को छिपाती अहिल्या ने आगे बढ़कर उसे विदा देने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। धीरे धीरे तीव्रतर होती ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ गई तो अहिल्या के हृदय में मन भर की शिला उठी। घर पहुंचकर अहिल्या एक बार फिर पुरानी अहिल्या बन गई। नोनी बाला को बाजार भेजकर उसने चटपटे खस्ते मंगवाए। कलकत्ता की जिस दुकान की बंगाली मिठाई सबसे प्रसिद्ध थी, वहां से स्पंज के रसगुल्ले मंगवाकर भी उसे चैन नहीं पड़ा। दरबान को भेजकर उसने कालो जाम मंगवाकर फ्रिज में धर दिया। घर आए स्नेही सरल जीजाजी और बसंती की वो जितनी भी खातिर कर रही थी उतनी ही उसे कम लग रही थी। अच्छा जीजाजी, कहिए रात को क्या बनवाएं? गोश्त तो आपको बहुत पसंद है ना? हमारे अहमद के हाथ की बनी मछली खाएंगे तो बस गोश्त का जायका भूल कर रह जाएंगे। बसंती को तो मीठा बहुत पसंद है, मैंने प्रबंध कर लिया है। धरणीधर को अपनी बहन के भावी पति को फांसना था। जो भी बनाओ सालीजू, ना तो हमारे घर में तुम्हारे भावी पति का सा मुसलमान खानसामा है, ना डोम बैरा। घर में सीधी सादी दाल रोटी खाते हैं, इसी से तुम्हारे यहाँ का मिर्च मसाले का भोजन हमें अमृत लग रहा है। हम तो भाई सच बात कहते हैं। आप तो बेचारे पंत जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कौन नहीं रखता खानसामा आजकल? बसंती ने सर्वेश्वर का पक्ष लिया। खानसामा की कौन बात कर रहा है? जो हर बात में अपनी राजसी जिंदगी की बातें करते हैं, मेरे बदन में आग लग जाती है। बाप बगल में बस्ता दबाए उम्र भर वृत्ति करते रहे, अब खद्दर की टोपी लगाकर नेता बन गए हैं। इनकी अम्मा को दो पैरों की खुड्डी बनाकर इनके छोटे भाई को हगाते मैंने देखा है, और आज वही हजरत खानसामा की हाँकते हैं। हमारे बाबूजी यह थे, हमारे बाबूजी वो थे, अलाना फलाना, बनता बहुत है। बसंती को दो पैरों की खुड्डी वाली बात बहुत अच्छी लगी। पति के ऐसे सस्ते मजाक उसे बड़े अच्छे लगते थे। खू 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 कर वो आंचल मुंह में रखकर हंसकर हंसने लगी। अहिल्या को भी उसकी हंसी की छूत लग गई। दोनों को हंसती छोड़कर धरणीधर चला गया। जब लौटा तो उसके साथ एक लजीला सा लड़कियों की सी रेशमी पलकों वाला युवक भी था। बसंती, देखो इन्हें भी ले आया हूँ। हमारी बहन के तो भाग्य जग गए। तुम्हें अम्मा ने जो टीका करने को कहा था कर दो चटपट, इन्हें अभी ऑफिस पहुंचना है। सालीजू, कुछ मीठा मुंह कराओ इनका, हम भी रिश्ता पक्का कर लें। अहिल्या एक प्लेट में मिठाई और चांदी के गिलास में पानी ले आई। उसी शर्मीले युवक ने बड़े संकोच से मिठाई का एक टुकड़ा उठाया। बसंती रेशमी रुमाल में एक अशरफी लेकर आई। कक्का के साहबी बंगले में उसे रोली अक्षत कुछ भी नहीं मिला। इसी से अपनी मांग भरने की सिंदूर की डिबिया से ही इंगूर निकाल कर वो एक तश्तरी में घोल लाई थी। छोटा सा तिलक खींचकर उसने रेशमी रुमाल थमा दिया। लाल बिंदी से उसका चेहरा और भी लड़कियों का सा लगने लगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, ऑफिस पहुंचना है, बड़े सहमे स्वर में कहकर वो हाथ जोड़ता उठ गया। उसे बाहर तक पहुंचाकर धरणीधर लौट आया और हे भगवान कहकर शांति से सांस खींचकर कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ जी? क्या एक ही बार में कहने में राजी हो गए? बोलते क्यों नहीं? कैसे बनते हैं? काम क्या बन गया? नवाब साहब बन गए। मैं ना आती तो तब बच्चों को पता लगता। वो अधीर हुई जा रही थी। धरणीधर आंखें मूंदे ही रहा। बसंती को खिजाने में उसे रस आ रहा था। मत बतलाना, मुझे क्या, मैं तो अहिल्या के साथ आज फिर बाजार घूमने जा रही हूँ। चटपट कुछ रुपए निकाल दीजिए। वो क्रुद्ध होने पर पति को आप कर संबोधित करती थी। मेरे पास रुपए हैं बसंती, तू तैयार हो जा, ड्राइवर से कहूँ कार निकालेगा। जीजाजी चलिएगा। आंखें मूंदे मुर्दा सा पड़ा धरणीधर हैं कहकर ऐसे हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ कि दोनों सहम कर अचकचा गईं। हो हंसता हंसता वो तैयार होने चला गया।
नोनी वाला द्वार की ओर से उस सजीले जीजा और सुंदरी साली की ठिठोली देखकर गदगद हुई जा रही थी। उस गत यौवना के जीवन में ऐसी रसभीनी घटनाएं दिन रात घटती रहती हैं, फिर भी मन ही मन उसके रसिक चित्त में उमंगें उठने लगी। काश उसके भी ऐसा ही बांका जीजा होता, काश वो भी किसी की साली होती। वो जिस व्यक्ति की साली थी वो देशी उस तरह से कलकत्ते के किसी देहात में उजड़ देहातियों के चेहरे और सिर मूंढा करता था। उस रूखे गंवार जीजा से किसी प्रकार की हंसी ठिठोली की गुंजाइश नहीं थी। नीचे भागकर वो बिरजू दरबान की कोठरी में पहुंची। अपने विचित्र लाल लंगोट के लंबे अनंत असीम चीर को वो आम की डाली पर सूखने को फैला रहा था। असमय अपनी राधिका रानी को एकांत में पाकर खिल गया। काहे हो ई बेला कैसे आई बिल्लो? बड़े लाल से वो उसे बिल्लो कह के पुकारता था। शेष अगले भाग में।